वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। सो भी आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज द अमाइंस। तो अमाइंस भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स और हैलोल्केन, हैलोरीन्स यानी कि बाकी के सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो आज है हमारा भी चैप्टर अमाइंस। अमाइंस में से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी या फिर बेसिक स्ट्रेंथ हैं, वो सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। सो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं। भी जितने भी अमाइंस हैं भी उनमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा, यहाँ पर भी NH2। ठीक है, इसके साथ अगर हमने अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया सो दीज आर दी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगर हमने क्या किया भी NH यूज़ किया और इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स को यूज़ कर लिया तो ये क्या बन जाएंगे भी सेकेंडरी अमाइंस। अगर ये भी हाइड्रोजन को हम लोग एक अल्काइल ग्रुप के साथ अगर रिप्लेस कर देते हैं थर्ड हाइड्रोजन को तो ये बन जाएंगे भी हमारे थर्ड डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी अमाइंस की भी यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हैं। कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ कर लो, जैसे हमने यूज़ किया है CH3 विद NH2, सो दीज आर कॉल्ड दी मिथाइल अमाइन। और अगर इसका IUPAC नेम आप लोगों ने यूज़ करना है वो क्या बनेगा भी मीथेन अमाइन। ऐसे ही अगर हमने 2 कार्बन वाली चेन यहाँ पर यूज़ कर ली भी तो ये क्या बन जाएगा भी ईथेन अमाइन। ठीक है, तो ऐसे आप इनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आते हैं भी आगे सेकेंडरी अमाइंस के NH के आसपास 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा। अब देखो कि जो यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है इसकी अटैचमेंट हुई है विद दी नाइट्रोजन एटम, तो इसका नाम क्या बनेगा भी N मिथाइल मीथेन अमाइन। ऐसे ही यहाँ पर ये जो 2 कार्बन वाली चेन है इसको हम लोग मान लेंगे भी हमारी पेरेंट कार्बन चेन। तो जो बाहर है भी 1 कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप इसको लिखेंगे N मिथाइल ईथेन अमाइन। तो ये इनके भी IUPAC नेम्स हैं। नेम्स भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। तो सिमिलरली भी यहाँ पर आएंगे हमारे पास थर्ड डिग्री अमाइंस। तो भी थर्ड डिग्री में क्या है कि हमने जो हाइड्रोजन है वो सभी रिमूव कर कर अल्काइल ग्रुप्स अटैच कर दिए हैं। जिस अल्काइल ग्रुप का साइज सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग मान लेंगे भी हमारी पेरेंट कार्बन चेन। तो अब यहाँ पर भी N के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे NN। जैसे बाकी की जो थे चैप्टर्स उनमें हम लोग यूज़ करते थे भी, जैसे 2 डाई मिथाइल, ऐसे यहाँ पर आएगा भी NN डाई मिथाइल ईथेन अमाइन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं तो उनका नाम हम लोग N के साथ वहाँ पर शो करेंगे, उसकी पोजीशन शो करेंगे। इतना क्लियर है अभी। ऐसे ही अगर बेंजीन के साथ NH2 अटैच है तो इसको बोलते हैं भी यहाँ पर एनिलीन। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ C एटम जुड़ा है, एक कार्बन एटम है, उसके आगे बाद में NH2 जुड़ा है, सो दिस इज आल्सो दी प्राइमरी अमाइन, तो इसका नाम है भी बेंजाइल अमाइन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप हम इसको बोल देते थे, बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा हो, दिस इज नोन एज दी बेंजाइल, और साथ में NH2 है सो अमाइन। ऐसे अगर बेंजीन के साथ जुड़ा है भी हमारा NH और उसके आगे हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया यानी कि सेकेंडरी अमाइन की एग्जांपल बनाई है बेंजीन वाले की, तो ये क्या बन जाएगी भी N मिथाइल, और बेंजीन के साथ N का हम लोग क्या नाम यूज़ करते हैं एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन से आगे आप लोग सेकेंडरी थर्ड डिग्री एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, उनके नेम्स आप लोगों ने इस तरह से यहाँ पर लिख लेने हैं। क्लियर है अभी। आगे चलते हैं भी इनकी मेथड ऑफ द प्रेपरेशन की तरफ के अमाइंस को हम लोग किस किस मेथड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है भी होफमैन्स अमोनोलाइसिस ऑफ द अल्काइल हलाइड्स। हमने अल्काइल हलाइड यूज़ करने हैं, उसकी क्या करवानी है भी अमोनोलाइसिस। तो हमने अल्काइल हलाइड यूज़ किया भी RCl, इसमें हमने यूज़ कर ली भी अमोनिया को, यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना, इथेनॉलिक अमोनिया यानी कि अल्कोहल की प्रेजेंस में अमोनिया ऐड कर दी। तो होगा क्या कि इसका एक सॉल्ट फॉर्म होगा, वो बाद में ब्रेक होकर हमें प्राइमरी अमाइंस मिल जाएंगे। तो प्राइमरी अमाइन जो मिलते हैं यानी कि Cl की जगह पर क्या लग गया अभी NH2 लग गया। ठीक है, अब देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी 2 हाइड्रोजन एटम है, तो वो भी दोनों रिप्लेस होकर आगे अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। तो एक अल्काइल हलाइड का मोलिक्यूल अगेन इसमें आकर, ठीक है, अटैचमेंट कर लेगा, तो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप और अटैच हो जाएगा यानी कि सेकेंडरी अमाइन बन जाएंगे। अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, वो भी इसी तरह ही सेम रिप्लेस हो सकती है बाय द अल्काइल ग्रुप, तो हमें यहाँ पर थर्ड डिग्री अमाइंस मिल जाते हैं।
थर्ड डिग्री से आगे भी क्या होता है अभी, एक फोर्थ अल्काइल ग्रुप अटैच होकर यहाँ पर एक सोल्ट बना देता है, क्योंकि जब नाइट्रोजन अपना फोर्थ बॉन्ड बनाएगा तो उस पर चार्ज बन जाएगा अभी पॉजिटिव, और साथ में फिर जो Cl आयन है वो भी अटैच होकर हमें एक क्वाटनरी अमोनियम साल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे भी इस रिएक्शन में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री एंड जो हमारा क्वाटनरी अमोनियम साल्ट है, इन सभी का एक मिक्सचर मिलता है। अगर हम लोग इस रिएक्शन में, ठीक है ना, पहले स्टेप में अमोनिया यूज़ कर रहे थे, अमोनिया को अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर दें भी, यूजिंग दी अमोनिया इन दी एक्सेस, तो क्या होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये हमारा में यहाँ पर भी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो हमें प्राइमरी अमाइंस का ही मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, आगे की रिएक्शंस की बजाय यही रिएक्शन, ठीक है, ज़्यादा चांसेस इसके हो जाएंगे। अगर हम लोग अल्काइल हलाइड को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लें तो क्या होगा, भी सभी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगी, और ये फोर्थ जो था अभी हमारा प्रोडक्ट क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन में प्राइमरी माइन या फिर क्वाटनरी अमोनियम साल्ट का ज़्यादा जो है वो उसको यहाँ पर भी लार्ज अमाउंट में बना सकते हैं। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं अभी सेकंड इसमें जो हमारे है रिएक्शन, दैट इज दी रिडक्शन ऑफ दी नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स भी हैं आगे, और भी इसमें एग्जांपल्स आएंगी। रिडक्शन करनी है अभी हमने बेसिकली, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो भी यहाँ पर NO2, या फिर किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो भी NO2। ठीक है, रिडक्शन करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है भी, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दी निकल और दी प्लेटिनम, और निकल यूज करना भी हमने रेने निकल। रेने निकल एक निकल की ही हमने फॉर्म चेंज की होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेने निकल। उसको यहाँ पर भी पोरस, ठीक है, बना लिया जाता है लाइक द स्पंज, तो वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो और में क्या ऑप्शन है अभी हमारे पास, SN और HCl को यूज करेंगे, ये भी दोनों का मिक्सचर एज ए रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपने याद रख लेना है। तो क्या होगा अभी रिएक्शन में, ऑक्सीजन की जगह पर भी हाइड्रोजन आ जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगी तो अमाइन बन जाएगा। सिमिलरली अगर बेंजीन के साथ NO2 जुड़ा हो तो हमें यहाँ पर एनिलीन जो है वो जो यहाँ पर भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इनकी एग्जांपल्स भी खुद बनाना, एक मैंने यहाँ पर ऊपर, ठीक है, शो की है CH3 CH2 तो भी NO2 हमने यूज़ किया तो हमें ऑब्टेन हो गया अभी यहाँ पर ईथेन अमाइन। अगर इसमें एक और हमारे पास भी रिड्यूसिंग एजेंट का ऑप्शन है, दैट इज दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इस रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं विद दी बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स हैं जिनमें NO2 जुड़ा हो, अगर इनमें से कोई ऑप्शन एक लगाएं, ये जो दो ऊपर थे रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल हमें एनिलीन मिलेगी। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं विद दी नाइट्रोबेंजीन तो वो हमें क्या बना के देगा अभी, एजोबेंजीन, यानी कि वो दो ऐसी रिंग्स को आपस में, ठीक है, ज्वाइन कर कर हमें एजोबेंजीन बना देगा। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो उसका ऑप्शन है अभी आप लोगों ने सिंपल अल्काइल हलाइड में AgNO2 ऐड करना है, तो वहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, तो यहाँ पर भी R के साथ NO2 अटैच हो जाएगा। क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं अभी, इसी में है रिडक्शन ऑफ दी साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स एंड दी अमाइड्स। ठीक है, इन सभी की भी यहाँ पर रिडक्शन की जा सकती है, जैसे कि ये है भी RCN, दीज आर दी साइनाइड्स। इनकी रिडक्शन के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल है, सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल है। ये सोडियम इन इथाइल अल्कोहल वाली रिएक्शन को बोल देते हैं भी मेंडीज रिएक्शन। ठीक है, अगर हमने सोडियम इन इथाइल अल्कोहल यूज़ किया है फॉर दी रिडक्शन ऑफ दी साइनाइड्स, तो यहाँ पर भी C और N थे, ये C और N दोनों के साथ ही भी हाइड्रोजन अटैच होंगे, C के साथ 2 और N के साथ 2, तो हमें यहाँ से प्राइमरी माइन देखने को मिल जाएगा। अगर हमने भी यहाँ पर आइसोसाइनाइड यूज़ किए हैं, ठीक है, उनकी भी सिमिलरली रिडक्शन की जा सकती है, जो भी ऊपर रीजेंट दी है उन्हीं से ही। तो N के साथ 1 हाइड्रोजन, बाकी के C के साथ लगेंगे भी 3 हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ से सेकेंडरी माइन देखने को मिल जाएगा। अब साइनाइड्स और अल्काइल जो हमारे भी आइसोसाइनाइड है उनको हम लोग अल्काइल हलाइड से बना सकते हैं। एक साइड पर अगर आप लोग KCN ऐड करते हैं अल्कोहलिक तो हमें मिल जाएंगे भी साइनाइड, अगर हम लोग यूज़ करते हैं भी इसमें दी सिल्वर साइनाइड तो हमें मिल जाएंगे भी आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके हेलोल्केन हेलोरीन की रिएक्शन भी आ गई और साथ में आपको यहाँ पर भी अमाइंस बनाने भी आ गई। सिमिलरली अगर हम लोग अमाइड्स की
यहाँ पर भी रिडक्शन करवाते हैं तो अमाइड्स क्या होते हैं, RCONH2, यानी R और NH के बीच में CO ग्रुप जुड़ा है, इसकी रिडक्शन की जाती है 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड स्टेप में हम लोग ऐड करते हैं भी H2O। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जगह पर क्या लग जाएंगे भी, हाइड्रोजन लग जाएंगे 2, तो हमें यहाँ से अमाइन देखने को मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन। इतना क्लियर है अभी। चलो अब अमाइड्स की ही एक और रिएक्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, होफमैन्स ब्रोमो अमाइड डीग्रेडेशन। नाम से पता चलेगा ब्रोमीन यूज करनी है, अमाइड यूज करनी है, डीग्रेड करना है, यानी कि कुछ ना कुछ रिमूव किया जाएगा। अब होता क्या है भाई, हमने अमाइड यूज कर लिए, अब अमाइड में ऐड किया जाता है अभी ब्रोमीन एंड KOH। अब ये ब्रोमीन एंड KOH क्या करता है अभी, ये जो R और NH2 के बीच का CO ग्रुप है इसको रिमूव कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है। इसको रिमूव करके इसका पोटाशियम के साथ अटैचमेंट करके K2CO3 बन जाता है, और जो Br थे उसका बन जाता है अभी KBr। ये दोनों हमारे बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। यहाँ से एक C एटम बाहर चला गया है और हमें यहाँ से अमाइन मिल चुका है। तो इसको बोलते हैं भी स्टेपिंग डाउन दी सीरीज, यानी कि सीरीज का साइज हमने डिक्रीज कर दिया है, 1 कार्बन एटम वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं भी। सो दिस इज द ईथेन अमाइड, ठीक है, 2 कार्बन वाला, ये CO बाहर निकला तो हमें सिंपल मीथेन अमाइन मिल जाएगा। यहाँ पर भी बेंजा अमाइड है तो इसमें से भी CO बाहर निकलेगा तो हमें एनिलीन मिल जाएगी, सिंपल। अब देखो भी ऊपर जो हमने रिएक्शन की थी, इन दोनों को आप लोगों ने कंपेयर कर कर देखना है, दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन। दोनों में अमाइड है, ठीक है, सेम अमाइड है। एक में होगी अमाइड की रिडक्शन तो हमें अमाइन मिलेगा विद सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। एक में होगी भी डिग्रेडेशन तो हमें अमाइन मिलेगा बट विद 1 लेस कार्बन एटम। तो इसमें चेन में से एक कार्बन एटम रिमूव होकर अमाइन बनेगा, और रिडक्शन में सेम अमाउंट और सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम में ही अमाइन बन जाता है। तो इन दोनों को आप लोगों ने कंपेयर करके जरूर देख लेना है। इतना क्लियर है अभी। चलो आगे आती है अभी फोर्थ रिएक्शन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल्स पैथेलिमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है अभी, हम लोग पैथेलिमाइड को यूज करते हैं, इसके साथ ऐड किया जाता है अभी अल्कोहलिक KOH। तो ये क्या करता है अभी, हाइड्रोजन की जगह पर पोटाशियम लगाकर इसका एक सॉल्ट बना देता है। अब ये एक्ट करेगा भी एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा अल्काइल हलाइड के मॉलिक्यूल पर, नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप पर अटैच, यहाँ पर भी अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक। तो हमें N के साथ भी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच, ठीक है ना, हो जाता है। अब इस प्रोडक्ट को हमने ब्रेक करना है बाय यूजिंग दी हाइड्रोलाइसिस विद एसिड एंड वाटर। तो क्या होगा कि ये जो अल्काइल के साथ भी यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच था, ये ग्रुप बाहर निकलकर प्राइमरी अमाइन बना लेगा, और ये जो CO और CO थे इन दोनों के साथ ही OH अटैच होकर हमें पैथेलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से प्राइमरी अमाइंस इस तरह से बना सकते हैं। अब देखो इसमें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि इसमें आप लोग एरोमेटिक अमाइन बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि जहाँ पर हमने अल्काइल हलाइड यानी कि ब्रोमो इथेन यूज़ किया है वहाँ पर आप लोग ब्रोमो बेंजीन बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो अराइल हलाइड्स होते हैं, ये जो अराइल हलाइड्स हैं इनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ड्यू टू दी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन। तो वही रीज़न है कि एरोमेटिक अमाइंस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज द एरोमेटिक हलाइड्स, ये जो हैं एरोमेटिक हलाइड, ठीक है, दे डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय द अनायन फॉर्म्ड बाय द पैथेलिमाइड। ये जो अनायन फॉर्म हुआ है इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमो बेंजीन के ऊपर करवाना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए इसमें आप लोग एरोमेटिक अमाइंस को नहीं बना सकते। क्लियर है अभी। चलो आगे है अभी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमाइंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन, यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। तो ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस में होती है अभी, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कोई भी प्राइमरी अमाइन चाहे सिंपल चाहे बेंजीन वाला। इसमें ऐड करेंगे भी हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक ऐड करने पर क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर C एटम लग जाएगा, यानी NH2 की जगह पर भी यहाँ पर NC बन जाएगा, यानी कि आइसोसाइनाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है भी इसकी फाउल स्मेल होती है, तो हमें इसकी स्मेल से आइडिया हो जाता है कि आइसोसाइनाइड बन चुका है।
तो मतलब हमारे पास प्राइमरी अमाइन ही होगा, क्योंकि उसी में ही बन सकता है, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ से आइसोसाइनेट्स मिलते हैं। इसको ऐसे आप लोग इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं कि भी इसको आप लोग ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि एनिलीन में हमने क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक ऐड किया है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट भी यहाँ पर आइसोसाइनेट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके, आगे आती है अभी असाइलेशन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। जो हमारे अमाइंस होते हैं इनकी असाइलेशन कैसे होती है। असाइलेशन मतलब CH3CO ग्रुप को जोड़ना। इसके लिए हम लोग एसिड क्लोराइड या फिर एस्टाइल क्लोराइड को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या होगा अभी यहाँ से COR जो ग्रुप है या वो यहाँ पर N के साथ जाकर अटैच होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसका Cl मिलकर HCl बना लेंगे, वो बाहर निकलेगा। ऐसे अगर आप लोग एनिलीन की असाइलेशन करवाते हैं, उसके साथ ये COCH3 ग्रुप जोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा अभी हमारा, दिस कंपाउंड इज नोन एज दी एस्टेनिलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये ग्रुप लगा है CH3CO, इसको बोलते हैं अभी यहाँ पर एस्टा ग्रुप। तो एस्टा जो भी यहाँ पर एस्टाइल ग्रुप अटैच होने के बाद एनिलीन क्या बन गई भी यहाँ पर, दैट इज दी एस्टेनिलाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्टेनिलाइट। ओके, अभी चलो आगे। अभी अस्टाइलेशन करवाने के साथ क्या होता है, अभी जो एनिलीन है ये काफ़ी ज़्यादा रिंग इसमें जो है अभी वो एक्टिवेट हुई होती है, क्योंकि जो ऊपर भी इसके NH2 ग्रुप लगा है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है। बट इसकी असाइलेशन होने के बाद रिंग की एक्टिविटी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। असाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। वो नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है और रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये भी बात आप लोगों ने याद रख लेनी है अभी। आगे चलते हैं अभी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी माइंस को नाइट्रस एसिड क्या होता है अभी, HNO2, इसको NaNO2 विद HCl के साथ इसको, ठीक है, फॉर्म किया जाता है और इससे HNO2 बनता है। आप लोग रिएक्शन में HNO2 भी शो कर सकते हैं या फिर NaNO2 HCl भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा अभी, प्राइमरी माइन का एक डाइजोनियम साल्ट बना देगा, यानी कि N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बट प्राइमरी माइन क्योंकि एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा है, तो एलिफेटिक जो भी यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट बनते हैं, सो दिस इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, ये अनस्टेबल होता है और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर कर अपनी अल्कोहल बना देता है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ से अल्कोहल ऑब्टेन हो जाती है अगर हम लोग अमाइंस को नाइट्रस एसिड यानी कि NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अगर हम लोग इसी जगह पर भी जो है वो भी यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन यूज़ कर लें, दैट इज़ दी बेंजीन वाला भी जो हमारा अमाइन होता है, अगर उसको यूज़ कर लिया जाए, उसको भी सेम रिएक्शन करवाएंगे बट टेम्परेचर काफ़ी लो रखेंगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि आइस कोल्ड मिक्सचर रखा जाएगा, तो हमें यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट देखने को मिल जाता है। सो दिस इज़ स्टेबल एट दी लोअर टेम्परेचर। अगर इसको हीट किया तो ये भी आगे फिनोल में चेंज हो जाएगा अगर इसको हमने हीट कर दिया तो। क्लियर है, चलो, तो ये दोनों रिएक्शंस याद रखना भी। बाकी सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अमाइंस भी HNO2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बट इनमें से प्राइमरी वाला केस आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आती है अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद द हिंसबर्ग रीजेंट। सो भी हिंसबर्ग रीजेंट क्या करता है, हिंसबर्ग रीजेंट होता क्या है, सबसे पहले दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सो दिस इज द हिंसबर्ग रीजेंट। इसके साथ हमने प्राइमरी अमाइन यूज़ किया, उसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl, ये दोनों बाहर निकलेंगे और ये N जाकर भी सीधा बॉन्ड बना लेगा अपनी, ठीक है ना, ये सल्फर के साथ। तो ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन होने के कारण दिस इज सोल्यूबल इन दी KOH, तो इसको KOH यानी किसी बेस में डिसोल्व किया जा सकता है। अगर इसका आपको नाम पूछ लिया जाए तो आपने इसका नाम कैसे लिखना है, अब देखो भी नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा है अभी यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, N अल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। ठीक है, तो इसको क्या बना देंगे, सल्फोन अमाइड। क्लियर है, तो ऐसे ही आगे है भी, अगर इसके साथ हम लोग सेकेंडरी जो अमाइन है उसकी रिएक्शन करवाएं वो भी सेम चलेगी, ये दोनों बाहर निकलेंगे और ये जाकर अटैचमेंट कर लेगा सल्फर के साथ। अब इस प्रोडक्ट में दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं N के ऊपर, तो हमने नाम क्या लिख दिया, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
अब इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, सो दिस इज इनसोल्युबल इन KOH। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी यही मेन आपका डिफरेंस है कि प्राइमरी वाला प्रोडक्ट सोल्युबल इन KOH है, सेकेंडरी वाला इनसोल्युबल इन KOH है। थर्ड डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि उसके अमाइन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए वो इसके साथ जाकर अटैच भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर इसीलिए भी इस रिएक्शन को, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री सभी के लिए डिफरेंट रिजल्ट देती है, इसको एज ए डिस्टिंक्शन फॉर दी प्राइमरी सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अमाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है अभी? तो उसमें आप इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं भी रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस। मैंने आपको बताया था कि अमाइंस में रिंग एक्टिवेट हुई होती है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो बाय द रेजोनेंस इफेक्ट रिंग की तरफ शेयर हो जाती है और रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ जाता है अभी नेगेटिव चार्ज। तो आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आकर भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच होगा एंड रिंग इज एक्टिवेटेड, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो सकती है। अब रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हमने क्या किया था अभी, इसकी असाइलेशन करवा दी थी। ठीक है, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। अगर हम लोग भी एनिलीन में ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें तो हमें डायरेक्टली 2,4,6 ट्राई ब्रोमो यहाँ पर भी एनिलीन देखने को मिलता है। दीज आर दी वाइट कलर प्रेसिपिटेट। अब ऐसा क्यों होता है, रिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी एक्टिवेट हुई है तो फिर दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं। अगर हमें चाहिए कि सिर्फ एक ही पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन अटैच हो, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ऑब्टेन करें, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एनिलीन की भी असाइलेशन करवाएंगे। ठीक है, असाइलेशन करवा दी हमने एनिलीन की बाय यूजिंग द एसिटिक एनहाइड्राइड। सो दिस इज CH3CO2O, दिस इज कॉल्ड द एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम याद रख लेना। आप लोग यहाँ पर एस्टाइल क्लोराइड CH3COCl भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी असाइलेशन हो गई, रिंग की एक्टिविटी लो हो गई, तो हमने इसमें ब्रोमीन ऐड किया तो वो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स दोनों ही बना देगा। तो इसमें हमने फिर से यहाँ पर भी एसिड ऐड कर दिया ताकि ये जो हमारा असाइल ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो असाइल ग्रुप हमारा हटकर दोबारा से फिर H अटैच हो गए। तो ऐसे आप लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा वाले बना सकते हैं फ्रॉम द एनिलीन। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी को पहले लो करना होगा, फिर हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे। इतना क्लियर है अभी? इसके अलावा भी जो भी यहाँ पर एनिलीन है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होती है तो एनिलीन बेसिक होती है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ज्वाइन होकर वो अपना एक सोल्ट बनाती है जिसको हीट करेंगे तो यहाँ से भी SO3H ग्रुप, ठीक है, रिलीज होकर उसके ऑपोजिट जाकर पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं अभी सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड। ओके, तो इसमें क्या होगा भी, अब अमाइन बेसिक ग्रुप है और नीचे जो भी हमारा सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है दैट इज द एसिडिक, तो H यहाँ से हटेगी और ऊपर, ठीक है, बेस के पास चली जाएगी तो अमोनिया वाले पार्ट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और रेस्ट वाले पार्ट पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं भी ज्विटर आयन। जब एक ही आयन में, ठीक है ना, दोनों चार्जेस हों ऑपोजिट प्लस एंड माइनस, तो उसको बोल देते हैं ज्विटर आयन। इतना क्लियर है अभी? इसके बाद भी कुछ डाइजोनियम साल्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं। कुछ रिएक्शंस हमने पिछले चैप्टर्स में जैसे कि हेलोल्केन हेलोरिन्स में रीड की थी, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन, बाल-शीमन रिएक्शन। इसके अलावा हम लोग जो भी यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट में वाटर ऐड कर कर उसको, ठीक है, बॉयल करके फिनोल भी बना सकते हैं। तो ये सभी रिएक्शंस ऑलरेडी हमने डाइजोनियम साल्ट की रीड की हुई हैं। अब इसके अलावा जो भी यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट को ऑब्टेन कैसे करते हैं दैट इज़ फ्रॉम दी एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2HCl। हमने अभी अभी सोल्व की थी कि जो बेंजीन वाला डाइजोनियम साल्ट है वो स्टेबलाइज होता है, तो यहाँ से डाइजोनियम साल्ट बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं अभी, H3PO2 विद H2, ठीक है, फॉस्फोरस का एक एसिड है और विद वाटर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमें सिंपल बेंजीन विद नाइट्रोजन एंड विद H3PO2 एंड प्लस HCl ये चीज़ें बना देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें ऐड करते हैं अभी दैट इज़ दी अल्कोहल और इसको हम लोग करते हैं हीट, तो अल्कोहल भी इसको चेंज होकर भी क्या बना देगी, सिंपल बेंजीन बना देगी। अगर हम इसमें H2O विद H2SO4 ऐड करते हैं तो वो तो हमने पहले ही रीड किया था। अगर हम इसमें वाटर ऐड करके इसके बॉयल करेंगे तो ये, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर हेवी यहाँ पर भी अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से हमें फिनोल देखने को मिल जाएगी।
अगर हम डाइजोनियम साल्ट में भी यहाँ पर एनिलीन ऐड कर दें, फिनोल में भी सेम रिएक्शन थी, तो एनिलीन अपनी पैरा पोजीशन से ऊपर के डाइजोनियम साल्ट के भी यहाँ पर एन के साथ अटैच होकर यहाँ पर क्या बना देता है, एजो डाई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दी डिटेक्शन ऑफ दी डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हम लोग यहाँ पर भी एजो डाई बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी भी जो आप लोगों को डाइजोनियम साल्ट में से रीड करनी है, और ऊपर भी हमने सभी अमाइंस की रिएक्शन की है। अब हम इनके कुछ, ठीक है, बेसिक करैक्टर के बारे में रीड करते हैं। सो भी नाउ अब हमारे पास है कि बेसिक करैक्टर ऑफ द अमाइंस। अब देखो भी अमाइंस बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर होता है भी एक लोन पेयर जो कि वो अपने किसी दूसरे एटम को डोनेट कर कर लुईस बेस की तरह पर वहाँ पर बिहेवियर कर सकता है। तो इसलिए अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब जो भी बेस होगा भी उसके लिए हम लोग सोल्व कर सकते हैं केबी की वैल्यू। तो जितनी लार्ज केबी की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस बन जाएगा। अगर केबी की जगह पर हम लोग पी के बी वैल्यूज को सोल्व करें, ठीक है, तो अगर हम लोग पी के बी वैल्यू सोल्व करते हैं, पी के बी का फार्मूला क्या लगता है भी माइनस लॉग ऑफ दी के बी। तो इसमें माइनस का साइन है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, पी के बी की वैल्यू जितनी लार्ज रहेगी उतना वीक बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अमाइंस बेसिक क्यों होते हैं और उनका बिहेवियर आप लोगों ने कैसे वहाँ पर देखना है। अब हम डिफरेंट कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले एलिफेटिक अमाइन यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री अमाइंस सभी अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये रहा भी हमारा यहाँ पर अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, बट अमाइंस में अल्काइल ग्रुप आ जाता है। अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, तो इसके कारण वो स्ट्रॉन्गर बेस बन जाता है। क्लियर है। अगर हम डिफरेंट अमाइंस को आपस में कंपेयर करते हैं इन दी गैस फेस, तो गैस फेस में ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दी अल्काइल ग्रुप्स, जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है, जैसे कि थर्ड डिग्री है, तो उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। रीजन आपका सेम है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दी अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये गैस फेस में यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा, 3 2 1। क्लियर है। अगर हम अमाइंस को यूज करें भी एक्वस सोल्यूशन में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है भी, अमाइन जो है भी वो क्या करेगा, कोई भी आप लोग अगर अमाइन यूज करते हैं, दिस इज दी प्राइमरी माइन, ये H पॉजिटिव के साथ अटैच होकर यानी कि अपना बेसिक नेचर दिखाएगा और वहां पर एक अमोनियम कटायन बना लेगा। ठीक है, तो अमोनियम कटायन वहां पर भी बन जाएगा RNH3 1 पॉजिटिव के साथ। ये अमोनियम कटायन अगर वाटर के साथ अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना ले तो इसकी सोल्वेशन हो जाती है, यानी कि ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा सोल्वेशन होगी उतना ही ये स्टेबल बनेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक बिहेवियर दिखाएगा वो अमाइन। तो इसके अकॉर्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग प्राइमरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड डिग्री। बट इंडक्टिव इफेक्ट ने हमें पहले ही बताया था कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा भी 3 2 1। तो इन दोनों का अब हमने कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर भी यूज करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है भी वो हमारी अमोनियम कटायन की स्टेबिलिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग बनेगी भी 1 2 3, और इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी भी यहाँ पर 3 2 1। इन दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट देखकर हमें क्या मिलेगा, जो एक्चुअल आंसर आप लोगों ने याद रखना है कि इन एक्व सोल्यूशन अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है भी 2 3 1। ठीक है, तो सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर थर्ड डिग्री, फिर 1 डिग्री। इनकी एग्जाम्पल्स एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। क्लियर है भी। चलो, अगर सभी मिथाइल ग्रुप्स हों, मतलब सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री में मिथाइल अमाइंस जुड़े हों, तो आप लोगों ने 2 डिग्री तो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट 1 3 अपने इंटरचेंज हो जाएंगे, और थर्ड डिग्री सबसे वीक होगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप का साइज स्मॉल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाता है। इसके कारण थर्ड डिग्री सबसे वीक बेस बन जाते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों ऑर्डर आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेने हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर शो की हैं भी, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी कि सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर थर्ड डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर मिथाइल ग्रुप लग जाएं फिर 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर 1 डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। तो ये एग्जांपल्स आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आता है भी जो हमारी एनिलीन है, यानी कि अगर बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा है, दैट इज दी वीक बेस देन दी एलिफेटिक अमाइंस ड्यू टू दी रेजोनेंस इफेक्ट।
क्या होता है अभी, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो रिंग की तरफ शेयर हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन दी नाइट्रोजन एटम इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू दी रेजोनेंस इन एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी। तो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट रीज़न एक्सप्लेन किए हैं, आपने थोड़ा सा इसे एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना है अगर आपसे ये सेम चीज़ पूछी जाती है तो। क्लियर है। तो बेंजीन वाले अमाइंस सिंपल एलिफेटिक अमाइन से वीक बेस होंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो अब एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दें तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑपोजिट रहेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं भी, जैसे भी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, या फिर OR ग्रुप जैसे OCH3 मिथॉक्सी वगैरह हो गए, ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, एनिलीन के साथ, ये वीकर बेस बन जाएगा। यहाँ पर NO2 हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह हो सकते हैं, और सिंपल एनिलीन इनके बीच रहेगा। तो ऐसे आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। अगर एनिलीन के साथ हमने क्या किया है अभी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच किया है एट दी मेटा पोजीशन, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। पैरा पर अटैच किया है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ऑर्थो वाला सबसे वीक है। ये ऑर्थो इफेक्ट होता है भाई, ये एक्सेप्शन है, आप लोगों ने याद रखनी है कि चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही था बट फिर भी वो वीक बेस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो, इसके अलावा भी बेंजीन में भी आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री अमाइन बना सकते हैं बेंजीन के साथ, जैसे कि एनिलीन है, फिर यहाँ पर सेकेंडरी माइन की एग्जांपल है, फिर थर्ड डिग्री की है, तो यहाँ पर भी सिंपल ऑर्डर यहाँ पर होगा फॉलो 3 to 1 डिग्री, ठीक है। और जो यहाँ पर भी एनिलीन है ये वीकर बेस रहेगा देन दी बेंजाइल माइन, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, बट बेंजाइल माइन जो है भी वो बेंजीन के साथ है, एक कार्बन एटम के साथ अटैच है नाइट्रोजन, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो इसके लिए ये, ठीक है, इजिली अटैक कर पाएंगे। सो दिस इज दी स्ट्रोंगर बेस दैन दी एनिलीन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थे भी कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के यहाँ पर सिंपल से ऑर्डर। तो मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ पर भी डिफरेंट दी हैं, क्योंकि हमारी वन शॉट वीडियो है तो आपको इनको ध्यान से थोड़ा सा स्पीड से सुनना होगा। नोट्स भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से नोट्स खुद भी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी भी आपके पास टाइम है तो आपको अच्छे से इन सभी टॉपिक्स के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद है अभी डिस्टिंक्शन टेस्ट। अगर हमने प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री माइंस में डिस्टिंक्शन करनी हो, ऑलरेडी मैंने आपको 2 रिएक्शंस बताई थी, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर प्राइमरी माइन आ जाए और उसके साथ आपने सेकेंडरी या फिर थर्ड डिग्री माइन की डिस्टिंक्शन करनी हो तो सिंपल है। प्राइमरी माइन में शो होता है अभी कार्बाइल अमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो क्या करते थे, अमाइन जो भी हमारा प्राइमरी है उसको क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उससे बन जाता था भी आइसोसाइनाइड, ठीक है। और आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल होती है जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि आइसोसाइनाइड बन चुका है। सो दिस इज द प्राइमरी माइन। बट सेकेंडरी थर्ड डिग्री में ये रिएक्शन होती नहीं, तो ऐसे हम लोग प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी या फिर प्राइमरी वर्सेस थर्ड डिग्री की डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, जैसे कि मीथेन अमाइन वर्सेस यहाँ पर भी आ गया डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो सेकेंडरी में होगी नहीं रिएक्शन बट प्राइमरी में हो जाएगी एनिलीन के साथ, ठीक है। सेकेंडरी माइन है एनिलीन के साथ, थर्ड डिग्री माइन है, तो ऐसे आप लोग इनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। क्लियर है अभी। चलो, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है अभी डिस्टिंक्शन बिटवीन दी सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री माइन। ये था अभी हमारे पास हिंसबर्ग रीजन टेस्ट। वैसे हिंसबर्ग वाला आप लोग प्राइमरी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी हिंसबर्ग रीजेंट वाली रिएक्शन से आप लोग सभी तरह के अमाइंस के बारे में सोल्विंग, ठीक है ना, कर सकते हैं। सो भी हिंसबर्ग रीजेंट है, सेकेंडरी अमाइन यूज़ करेंगे तो क्या होगा भी, यहाँ से H जाएगी और यहाँ से Cl जाएगी, ये दोनों अलग निकल जाएंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ इनसोल्युबल इन KOH, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट थर्ड डिग्री माइन में ये रिएक्शन यहाँ पर शो नहीं होती, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं सभी रिएक्शंस। क्लियर है। ऐसे अगर आ जाए भी कोई एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइंस में आपको डिस्टिंक्शन पूछ ली जाए, एरोमेटिक जिनके साथ बेंजीन के साथ NH2 डायरेक्टली जुड़ा हो, तो उसमें क्या होता है भी, यहाँ पर एजो डाई फॉर्मेशन हो जाती है विद दी डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, विच इज़ अवर कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप लोग एजो डाई बनवा सकते हैं, बट जो हमारे भी यहाँ पर एलिफेटिक अमाइंस है उनमें ये चीज़ होगी नहीं, तो हमें
तो इस रिएक्शन से आप लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली भी जो ईथेन अमाइन है, बेंजाइल अमाइन है, उनमें भी ये होगी नहीं रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे एलिफेटिक हैं। बट जो एनिलीन है भी उसमें ये रिएक्शन जो भी एनिलीन है उसमें ये रिएक्शन हो जाती है। तो बेंजाइल अमाइन भी प्राइमरी है और ये यहाँ पर भी ईथेन अमाइन भी प्राइमरी है, बट दोनों में ही ये रिएक्शन नहीं फॉर्म होगी, ठीक है। क्लियर है अभी? चलो, डिस्टिंक्शन टेस्ट हो गए, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हो गए भी हमारे। तो अब आगे चलते हैं भी, आगे हैं हमारी कुछ ऑर्डर्स ऑफ दी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के भी हम यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स को देखते हैं। अब देखो भी बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो प्राइमरी के पास 2 हाइड्रोजन हैं, सेकेंडरी के पास ओनली 1 है, थर्ड डिग्री के पास है ही नहीं। तो इसके कारण आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री कुछ इस तरह से आप लोगों का भी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स एंड अमाइंस को कंपेयर करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, फिर अल्कोहल्स आती हैं, फिर बाद में अमाइंस आते हैं। अल्कोहल अमाइन से आगे क्यों है? क्योंकि अल्कोहल में जुड़ा होता है अभी ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से हाई होती है, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है। क्लियर है? चलो, सोलुबिलिटी की बात भी यहाँ पर सेम है कि जो अमाइंस हैं भी वो हमारे वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, बट प्राइमरी माइन की सोलुबिलिटी सबसे हाई है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। फिर आते हैं सेकेंडरी माइन, फिर आते हैं बेंजीन वाले अमाइंस, क्योंकि बेंजीन वाले अमाइंस में भी ये जो बेंजीन रिंग है विच इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि वो वाटर से दूर जाएगी, रिपेल होगी, तो इसके कारण सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा भी अल्कोहल्स की सोलुबिलिटी अमाइन से हायर है, क्योंकि अल्कोहल्स में ऑक्सीजन एटम है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन मेक दी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन दी नाइट्रोजन एटम। क्लियर है? सेम रीज़न जो हमने बॉइलिंग पॉइंट में रीड किया था। अब इसके बाद भी कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं इनमें से, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है बट फिर भी आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो दी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या थी जिनमें हम लोग यूज़ करते थे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस FeCl3। सो भी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस FeCl3 इज ए लुईस एसिड और एनिलीन इज ए लुईस बेस। तो ये दोनों आपस में ही रिएक्ट हो जाएंगे, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, तो हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट में तो हमने रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी होती है, वो तो अब यहाँ पर होगी नहीं, तो ये जो है वो, ठीक है, खुद ही एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा। बट बाकी रिएक्शंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है जो कि रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाकर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन करता है, वो यहाँ पर होगा नहीं। क्लियर है? अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में, ठीक है ना, एनिलीन की नाइट्रेशन करवाते हैं, वैसे तो एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ग्रुप, बट अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में एनिलीन की नाइट्रेशन यानी कि उसके साथ NO2 ज्वाइन करवाते हैं, वो ऑर्थो पैरा की बजाय मेटा पोजीशन पर अटैच होता है। ऐसा क्यों होता है कि एनिलीन एक बेसिक है, एक बेसिक बिहेवियर शो करता है, तो वो एसिड में से H पॉजिटिव को अपने साथ ज्वाइन करके यहाँ पर अपना अमोनियम कटायन बनाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं भी दैट इज दी एनिलीनियम आयन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, यानी कि रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएंगे और रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा भी एट दी मेटा पोजीशन, ठीक है, तो इसके कारण वो मेटा पोजीशन पर जाकर ज्वाइन हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है अभी? तो सिंपल बात है कि बेसिक होने के कारण वो H पॉजिटिव को साथ जोड़ लेता है, रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जाकर मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। इसके अलावा भी डाइजोनियम साल्ट ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दी डाइजोनियम साल्ट ऑफ द एलिफेटिक अमाइन। यानी कि आपने एक रिएक्शन हमने पीछे की थी रीड के, जिसमें R के साथ N2Cl नेगेटिव फॉर्म होता है, बट वो, ठीक है ना, अनस्टेबल होकर ROH अल्कोहल बन जाती है। यानी एलिफेटिक के डाइजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होते, बट एरोमेटिक वाले यानी कि बेंजीन रिंग वाले डाइजोनियम साल्ट स्टेबल हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसमें जो है भी वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में डिस्पर्स हो जाता है, बिकॉज डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग ड्यू टू दी रेजोनेंस, ठीक है, तो जिसके कारण वो उसको स्टेबलाइज कर सकता है। क्लियर है?
आगे एक और भी छोटी सी आपको रिएक्शन बताई गई है कि मिथाइल अमाइंस इन वाटर में जब आप लोग मिथाइल अमाइन को यूज़ करते हैं, रिएक्ट्स विद द फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म ए ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो मिथाइल अमाइन वाटर में डिजोल्व करके अगर आप उसको FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो वहाँ से भी OH आयंस को प्रोड्यूस करके उसको Fe के साथ जोड़कर उसके ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बना देता है। तो ये भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है अभी? चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से भी रीजनिंग प्रॉब्लम्स थी। अब इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना भी। जैसे भी एनिलीन को हमने चेंज करना है 4 ब्रोमो एनिलीन, मतलब हमने पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच करनी है, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, ऑलरेडी हमने की हुई है रिएक्शन। तो पहले कराएंगे भी एनिलीन की भी यहाँ पर असाइलेशन ताकि रिंग की एक्टिविटी लो हो जाए, असाइलेशन करवा दी गई। अब इसमें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करेंगे जो कि अपना मेजर प्रोडक्ट बनाएगा भी एट दी पैरा पोजीशन वाला, ऑर्थो वाला भी साथ में बनता है बट हमने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट शो करना है। अब इस असाइल ग्रुप को हटाने के लिए इसमें हम लोग एसिड या फिर बेस ऐड कर देंगे तो ये हट जाएगा और हमें हमारा पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है भी रिंग की एक्टिविटी पहले लो करनी होगी। अगर ना लो करते सीधा इसमें Br2 ऐड करते तो वो दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता और अपने पीपीटी बना देता। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू दी नाइट्रोबेंजीन, तो पहले बनाएंगे भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में H3PO2 ऐड करेंगे, डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, वहाँ से हमें बेंजीन मिल गई। अब बेंजीन की हमने करवा दी भी सिंपल नाइट्रेशन, तो वहाँ से हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। क्लियर है? फिर आएगा भी बेंजोइक एसिड से हमें बनानी है दैट इज दी एनिलीन, तो ये है भी बेंजोइक एसिड, इसमें हमने ऐड किया भी अमोनिया के साथ, इसको हीट किया है। अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से OH हटकर बन जाएगा भी बेंजाअमाइड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बेंजाअमाइड में Br2 एंड KOH ऐड किया दैट इज दी होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, वो यहाँ से CO को रिमूव कर देगा और हमें एनिलीन बना देगा। क्लियर है अभी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी रिएक्शन क्योंकि इसमें होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन यूज़ हुई है। ऐसे ही बेंजाअमाइड टू बेंजाइल अमाइन बनाना हो तो बेंजाअमाइड की होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की बजाय इसकी रिडक्शन कर दो विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएंगे तो हमें बेंजाइल अमाइन मिल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको नाम से स्ट्रक्चर पता हो, ये अगर यही ना पता हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो इसकी तो ये सब कुछ आएगा अभी बाय दी प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस की उतना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला है। नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल बनानी है, अभी हमने पहले नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर दी, वहाँ से एनिलीन बन गई। अब एनिलीन का हमने डाइजोनियम साल्ट बना दिया। अब डाइजोनियम साल्ट को अगर हम लोग ठीक है ना हाई टेम्परेचर यानी कि 0 to 5 से अबव पर हीट करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर दो या फिर एसिड ऐड कर दो तो वो क्या करेगा अभी फिनोल में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी सभी रिएक्शंस हमने नोट्स में मैंने आपको इसी वीडियो में ही करवा दी हैं, तो वही सभी रिएक्शंस आपकी बार बार यूज़ होंगी। फिर आता है भी एक और के क्लोरोबेंजीन को हमने चेंज करना है पैरा क्लोरो एनिलीन, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की भी नाइट्रेशन करवा दी, उसके साथ NO2 लग गया, मेजर प्रोडक्ट हमने सिर्फ शो किया है। अब इसकी आप लोगों ने रिडक्शन करवा देनी है तो NO2 क्या बन जाएगा NH2, तो ऐसे आप लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है अभी, तो ये आपकी भी सिंपल सी रिएक्शंस थी और ये आपका सिंपल सा चैप्टर था भी अमाइंस वाला। तो सभी जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं अभी इनके साथ इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व कीजिए ताकि आपको ये सब कुछ अप्लाई करना अच्छे से आ जाए। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो बाकी के सभी चैप्टर्स भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा।